नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पिछले क्लास में हमने आपको मिथुन लगन की कुंडली में भाग्य शनि का द्वादश भाव में फल कथन बता रहे थे। हमने कन्या राशि तक भाग्य शनि का क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए हैं, इसको हम आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे मित्रों। उसी का अगला भाग हमारा आज का सेशन है कि भाग्य शनि का तुला राशि से मीन राशि के जातकों के लिए क्या क्या प्रभाव लेकर के ये आया है। आज हम शुरुआत करते हैं मित्रों। चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम शुरू करते हैं। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य शनि जब तुला राशि में आके बैठ जाए, सॉरी सप्तम भाव में आके बैठ जाए। सप्तम भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि है मित्रों। तो जब भाग्य भाव का संबंध सप्तम से बनेगा तो ये तो सप्तम और भाग्य भाव का संबंध से जैसे ही विवाह होगा जातक का, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जब भी भाग्येश का संबंध सप्तम से बनता है तो ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी का ग्रोथ रुक सा जाता है, लेकिन जैसे ही वो विवाह करता है, जब दोनों दंपत्ति की कुंडली जब आपस में मिलाई जाती है, जब दोनों का विवाह होता है, संयोग होता है, तो दोनों के कुंडलियों के भाग्य जो है वो बदल जाते हैं, सितारे बदल जाते हैं मित्रों। तो यही वो योग है कि जिन जातकों की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी भाग्य अगर सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की पत्नी जो है इनके जीवन में भाग्योदय लेके आती है, या इनकी लाइफ पार्टनर इनके जीवन में भाग्योदय लेके आती है। ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं पत्नी के वजह से। तो इसे हम क्या कहेंगे? पत्नी के वजह से जातक के भाग्य का उदय होना, जातक को राजयोग प्राप्त होना, जातक को कोई उच्च शासकीय पद प्राप्त होना, तो ये भाग्योदय है। जातक के कार्य बड़े ही सहज ढंग से पूरे हो जाना, जातक के जीवन में स्ट्रगल का कम हो जाना, ये तो राजयोग है। और निश्चित रूप से अगर शनि भाग्येश बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने पूर्व जन्म में ये लोगों की सेवा किए होंगे। अब लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? या तो वो कोई राजनेता रहे होंगे जो बहुत अच्छे काम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए होंगे, सेवा कार्य किए होंगे, धर्म कर्म के काम किए होंगे। या कोई बड़े अधिकारी रहे होंगे, कोई प्रशासनिक अधिकारी रहा होगा जो कोई लोगों के लिए, गरीब और जरूरतमंदों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे। जैसे डैम बना है ना, बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े बड़े जो डैम बनते हैं वो ब्रिटिश काल में जो बने बने, जो हीराकुंड में जो डैम बना हुआ है, बड़े बड़े जो डैम बने हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से ये पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, तो निश्चित रूप से जो हमारा कर्म होता है, जो हमारा कार्मिक पैटर्न होता है मित्रों, वही कार्मिक पैटर्न का ट्रांसफर होता है हमारे इस प्रेजेंट लाइफ में। तो पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे कर्म किए, वही कर्म जो है इस जन्म में राजयोग के रूप में जो है वो फलित होते हैं मित्रों। तो ये तो भगवत कृपा है, क्योंकि परमात्मा या तो विश्व में जो लाखों जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को वो हमारे इस शरीर में वो भेज देते हैं, और इस शरीर के माध्यम से परमात्मा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये बिल्कुल वही स्थिति होती है कि कोई आदमी कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का ही हाथ होता है मित्रों। क्योंकि हमारे देश में जितने महापुरुष हुए, निश्चित रूप से वही करोड़ों स्पिरिट है जो उसके अंदर आके वो महान कार्य को पूरा कर। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, ये सामान्य स्पिरिट नहीं है मित्रों। स्वामी विवेकानंद जी को आप देख लीजिए,
महात्मा गांधी को आप देख लीजिए, ये ऐसे दिव्य आत्मा है जिनके वजह से, और सबके धर्म गुरु को आप देख लीजिए, जितने धर्म गुरु हुए हैं समाज के, वो सभी वो करोड़ों स्पिरिट में से कोई एक स्पिरिट है जिसको कुदरत ने इस दुनिया में भेजा है, और उनके माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हुए। तो जी हाँ मित्रों, तो इन सब चीज का जो कारक होते हैं वो शनि होते हैं। क्योंकि यदि हम लगन की बात करें तो लगन में शनि क्या होते हैं, डेप्लीटेट होते हैं, क्योंकि हम उसी जो कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारा बर्थ हुआ है, और उस बर्थ में उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स है कि वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म के अनुसार, हमारे कार्मिक साइकिल के अनुसार वो हमें प्रेजेंट में जो बर्थ दिए, तो निश्चित रूप से अगर परमात्मा ने हमें बर्थ दिया है तो कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया है। जी हाँ मित्रों, तो हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजी का भी जो हम सेशन कर रहे हैं, वही चीज को तो हम कर रहे हैं। परमात्मा के उसी जो उन्होंने डी कोड करके हमारा ये कुंडली बनाया है, हमारा जो भाग्य बनाया है, हमारा जो प्रारब्ध बनाया है, जो कोड हमारे अंदर वो रहस्य के रूप में रखे, उसी को तो डी कोड करना है मित्रों। यही तो जीवन का उद्देश्य है कि परमात्मा ने क्यों हमें इस दुनिया में भेजा है और इसके पीछे क्या उसका मोटिव है, हमको इसी को पहचानना है बस। और उसी को पहचान के, अपने उस ऊर्जा को पहचान के, हमको उस परमात्मा के नियम से बंध कर उन उद्देश्यों तक पहुंचना है। यही हमारे जीवन का पर्पस है। तो निश्चित रूप से भाग्य भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में अगर बैठ जाए मित्रों, तो पार्टनर की वजह से हमें राजनीति में विशेष उन्नति प्राप्त होती है, हमें सफलता प्राप्त होती है मित्रों, और तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो एक राजा को प्राप्त होता है, तो राजा तुल्य सुख सुविधाएं जो है हमें प्रदान करते हैं। और शनि से जो बनने वाला राजयोग है, जातक को फर्श से अर्श तक लेके जाता है, और शनि से बनने वाला राजयोग कब रंक को राजा बना दे ये कोई नहीं जानता। चलिए, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो भाग्य भाव का स्वामी यदि अष्टम में जाके विराजित हो जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर तो शनि की स्वराशि है, मकर राशि है मित्रों, तो यहाँ पर अपने स्वराशि में स्थित होने की वजह से शनि यहाँ बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसे जातक की आयु बढ़ जाएगी। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक दीर्घायु होंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमारे आयु का भी भाव होता है। तो निश्चित रूप से शनि यहाँ आयु में वृद्धि करेंगे मित्रों, और ऐसे जातक की रुचि जो है वो साधना में होगी, क्योंकि शनि है ही साधना के कारक। तो ऐसे जातक जो है वो लंबे समय से किसी साधना में वो जुड़े रह सकते हैं मित्रों। कोई गुण विद्या से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा, और ऐसे जातक को कोई गंभीर रोग नहीं होगा, क्योंकि शनि तो यहाँ पर आयु का वरदान दे रहे हैं। जब जातक की आयु दीर्घायु है, तो फिर जातक को तो कोई गंभीर रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में रोग होगा तभी हमारे आयु का क्षय होगा, और जब हमें कोई गंभीर रोग ही नहीं होगा तो फिर हमारा आयु का क्षय नहीं होगा, हमें दीर्घायु प्रदान होगा। तो ये दीर्घायु योग है जो शनि, जिस किसी जातक का शनि मकर राशि का, स्वराशि का, मित्र राशि का अगर अष्टम में विराजित है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक दीर्घायु। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी अगर खुद भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, तो ये तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि में शनि देव का विराजित होना मित्रों, ये अत्यंत शुभ योग है। और ये जो शुभ योग है, ये जो शुभता है,
वो जातक के जब भी शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, अढ़ैया, ढैया, साढ़े साथी, जब जातक को लगेगा तो जातक के भाग्य का पूरा फल जातक को प्राप्त होगा। ऐसे जातक पुण्यात्मा होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, पुण्यात्मा का आशय है कि ऐसे जातक के अंदर कोई दिव्य महान पुरुष की आत्मा होती है। जैसे हमारा बर्थ होता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता मित्रों। विवेकानंद की आत्मा, महात्मा गांधी जी की आत्मा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की आत्मा, ओशो रजनीश की आत्मा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मा, आइंस्टीन की आत्मा, जितने भी बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन सबका स्पिरिट कहाँ है? ये सब ब्रह्मांड में गोचर कर रहे हैं मित्रों। ये सब एनर्जी है, और यही एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, और परमात्मा इसी एनर्जी को हमारे साथ कनेक्ट करके हमें इस दुनिया में भेजते हैं। बस हमें उसी एनर्जी लेवल को पहचानना है मित्रों, और पहचानने का एक ही साधन होता है मित्रों, वो है हमारे पराशर ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान। जी हाँ मित्रों, तो ये ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही जरिए हम इन चीजों को डिकोड कर सकते हैं। हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को हम जान सकते हैं। हमारे इस जीवन में आने के पीछे क्या मोटिव है, हम इसको जान सकते हैं। हमारे अंदर कौन से दिव्य महान आत्मा की स्पिरिट है, हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वही स्पिरिट है जो हमसे कनेक्ट होती है और हमसे महान कार्य कराती, हमसे सेवा भाव कराती, हमसे भक्ति कराती, हमें ज्ञान की दिशा में वो अग्रसर कराती। हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ ज्ञान हमें प्रारब्ध से प्राप्त होता है, और कुछ ज्ञान जो है वो हमें, वो स्पिरिट जो है, जो हमारे पूर्व जन्म की जो एक्वायर्ड जो नॉलेज है, उस रूप में हमें प्राप्त। तो निश्चित रूप से इसके पीछे हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं मित्रों, जो इस जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। तो जब भी भाग्य भाव का स्वामी यदि भाग्य में अगर बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। पिता के भाग्य भी अच्छे हो जाते हैं। पिता के आशीर्वाद से जातक का भाग्योदय होता है। ऐसे जातक उच्च शिक्षा में भी काफी सफलता प्राप्त होता है। ऐसे जातक आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। ऐसा जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, बहुत मशहूर होते हैं, बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी होते हैं। चलिए मित्रों, यदि हाँ, और एक चीज और, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की कृपा ऐसे जातक पर हमेशा बनी हुई होती है। चलिए, ऐसे अगर भाग्य भाव का स्वामी शनिदेव यदि दसम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये तो अत्यंत शुभ योग है। दसम भाव में मीन राशि है, और नवम और दसम का संबंध बनना, ये धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जिसका शनि दसम में हो, ऐसे जातक को पूर्व जन्म के पूर्व पुण्यों से उनको राजयोग की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, ये राजयोग है, केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा सेवा भावी वाले होंगे, धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करने वाले होंगे। ऐसे जातक मजदूरों, गरीबों और दीन दुखियों का ये मसीहा होता है मित्र। दीन दुखियों की सेवा के लिए ये बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। इस कारण से ऐसे जातक बहुत ही लोकप्रिय, जनता का प्रिय ये राजनेता होता है। ये कोई संत हो सकते हैं, कोई मठाधीश हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है,
कोई ट्रस्टी का अध्यक्ष हो सकता है, समाज में कोई बहुत बड़े पद में ये प्रतिष्ठित हो सकता है, ये न्यायाधीश हो सकता है, ये सिविल जज हो सकता है मित्रों, क्योंकि शनि को हम न्याय का कारक मानते हैं। शनि दंडाधिकारी है। तो ऐसे जातक समाज सेवा से जुड़े होने के कारण जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति जो है वो शनि कराते हैं। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ये शनि की नीच राशि हो जाती है। तो यहां पर हम शनि का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप हो, चाहे वो योग कारक हो, अकारक हो, मारक हो, कोई भी ग्रह यदि एकादश भाव में बैठते हैं तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। हालांकि शनि यहाँ पर नीच के होते हैं तो उसके शुभ फलों में भले कमी हो जाएगी, लेकिन अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसे जातक को बड़े भाई का सहयोग कम मिले, लेकिन जातक उनके बिना सहयोग से भी वो क्या कर सकता है, पराक्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उन्नति कर सकता है, पदोन्नति कर सकता है। हो सकता है जातक के ज्यादा फ्रेंड सर्कल ना हो, जातक की ज्यादा दोस्ती यारी ना हो, फ्रेंड का सहयोग ना भी हो, तब भी जातक अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अपना भाग्योदय करने वाला होगा। ऐसे जातक बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होगा, हार्डवर्किंग नेचर होगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होगा, समय का बहुत पाबंद रखने वाला होगा। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव के स्वामी का यदि हम द्वादश भाव में अगर विचार करें तो द्वादश भाव में शनि की मित्र राशि है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का जो भाग्य होगा वो विदेश में उदय होगा, उनको जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ेगा। और ऐसे जातक यदि नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से भी जुड़कर ये कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर ये कार्य करते हैं, अगर समुद्री मार्ग से, बंदरगाह से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि ऐसे जातक के कोई कार्य होंगे तो निश्चित रूप से इसमें ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होगा। ऐसे जातक के यदि कोर्ट कचहरी के मामले होंगे तो कोर्ट कचहरी के डिसीजन जातक के फेवर में आएंगे। मित्रों, शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग कारक होते हैं, तो शनि की दशांतर दशा में जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे, क्योंकि शनि द्वादश भाव में ये मोक्ष के कारक हो जाते हैं मित्र। तो निश्चित रूप से जातक मोक्ष की दिशा में जुड़कर कार्य करेंगे, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की दिशा में जुड़ करके ये कार्य करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और जातक जो है वो अपना भाग्य जो है अच्छा कर पाएगा। निश्चित रूप से यदि यहाँ पर केतु का साथ मिल जाए तो ये तो शनि, क्योंकि हमारे जीवन का यहाँ पर हम सारे चीजों को जो एक्यूमुलेट किए उन चीजों को रिलीज करने का भाव, तो देने का भाव, तो जातक की दान पुण्य में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ जाएगी। जातक एक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का वो अध्यक्ष होगा, कोई एनजीओ का वो मालिक होगा, लोगों की सेवार्थ जो है वो बड़े बड़े ट्रस्ट चलाएंगे, एनजीओ चलाएंगे, और उन्हीं के वजह से, उन्हीं सेवा के वजह से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होगी, जातक का जीवन सफल हो। तो इस तरह से मित्रों हमने मिथुन लगन की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए, हमने आपके सामने बड़े ही सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत किए हैं मित्रों। ये हमारा दूसरा भाग है, तो हमारे पहले भाग में जरूर जाके देखिए मित्रों, ये हमारा दूसरा भाग है। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर का हम सेशन लेते हैं। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर, आज के सेशन से रिक्वेस्ट है एक, कि जो शनि की 7.5 और ढैया होती हैं इन पर भी एक सेशन ज़रूर करिएगा। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है अपराजिता जी आपका, निश्चित रूप से। और मेरे भी मन में
ये बातें बहुत दिनों से कौंध रहा था कि मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाऊं, और मैं वीडियो बनाने ही वाला था, जो आपके माँ सरस्वती ने आपके कंठ में आके ये बातें बोल दी निश्चित रूप से। और आज का दिन भी अत्यंत शुभ है, आज गुरु पूर्णिमा है। तो निश्चित रूप से अगर आप हमसे कोई सुझाव चाहते हैं, कोई चीज चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सुझाव को हम शीर्ष पर रखेंगे, आपके सुझाव को हम प्रणाम करते हैं। और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम शनि की 7:30 अढ़ैया दशा के बारे में जरूर सेशन हम लेके आएंगे, और आप सबके समक्ष उसको बड़े ही सरल सहज भाव से प्रस्तुत करेंगे। यदि धन्यवाद। आपके भी मन में किसी तरह का सुझाव है दर्शकों, तो आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो पर हमसे कोई सेशन चाहते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप हमारा सेशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सुझावों को हम सर आंखों पे रख के जरूर उस पर हम वीडियो बनाएंगे मित्रों। क्योंकि आप हमारे चैनल को इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं मित्रों, हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे चैनल पर और हमारे ऊपर बनाए रखिए। सर एक प्रश्न आप और है। अपना कीमती सर कल एक्चुअली त्रिकोण के बारे में आपने समझाया था, तो मेरे पास जो चार्ट्स है मैं उनमें उसको देख रही थी। तो एक कुंडली मुझे मिली है, वो मीन लग्न का चार्ट है, और उसमें मोक्ष त्रिकोण का एक संबंध बन रहा है कि उसमें 4th हाउस का बुध लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड शुक्र, ये दोनों जाके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 12th हाउस में बैठा है, तो ये तो विदेश का योग है। जातक पढ़ाई के समय वो अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, अर्थात विदेश जाएगा। ठीक है, अगर वो छोटे से गांव में रहते हैं तो वो बड़ा शहर में आके वो पढ़ाई करेगा, वही उसका भाग्योदय होगा। और यदि वो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो निश्चित रूप से विदेश जाने का ऐसे जातक का योग होगा। दूसरा दूसरा युति हम कहेंगे, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव के स्वामी के साथ द्वादश में बैठा है, तो निश्चित रूप से हम अष्टम भाव से जो विचार करते हैं, अष्टम भाव से हम साधना का विचार करते हैं, डीप ऑकल्ट का विचार करते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव के स्वामी से हो रहा है, तो निश्चित रूप से गुण विद्या में ऐसे जातक की रुचि हो सकती है। और निश्चित रूप से क्योंकि अष्टम भाव भी हमारा समुद्र वाला भाव है ना, समुद्र के रास्ते से विदेश जाने का भाव, तो अष्टम भाव से भी हम विदेश का विचार करते हैं, समुद्री मार्ग से विदेश का भाव। तो निश्चित रूप से ये तो श्योर हो गया कि जातक एजुकेशन को लेकर के वो अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, वो विदेश जाएगा। और अष्टम भाव का स्वामी का द्वादश भाव में जाके बैठना, ये तो विपरीत राजयोग है। तो निश्चित रूप से ये विदेश में सेटलमेंट भी हो जाएगा और विदेश में खूब धन कमाएगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, समुद्री मार्ग से भी ये जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। ये नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर भी ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं, और विदेश में भी बसने का ऐसे जातक का भरपूर संभावना है। तो सर ये वाली युति जो थी वो तो त्रिकोण के अंदर ही बन रही थी। अगर ऐसा कुछ होता कि 4th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में एक साथ ना होकर के किसी और हाउस में होता, तो क्या तब भी हम इसको हाँ, तो कहते उसका हैं कि मोक्ष नहीं नहीं त्रिकोण नहीं का नहीं उसका संबंध? फल कथन बिल्कुल अलग अलग फल कथन होगा। फल कथन तो क्योंकि अलग देखो, अलग हो जाता, लेकिन क्या हम उसको मोक्ष त्रिकोण के बीच में संबंध बन रहा है ऐसा बोलते? देखिए, ये तो एक पहलू हो गया। हम्म। अगर हम मुख्य त्रिकोण पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम विचार करें, तो तीनों मोक्ष त्रिकोण में संबंध बन रहा है। आप हाँ, अगर ध्यान से इस देखेंगे कुंडली में बन रहा है, हाँ। तो चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, हम्म। तो तीनों त्रिकोण के संबंध बन रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक क्या होंगे, धर्म कर्म के काम में ऐसे जातक की गहरी आस्था होगी, जी। और ऐसे जातक मोक्ष मोक्ष की दिशा में, और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, साधना। क्योंकि चतुर्थ भाव से किसका विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। हम्म। तो चतुर्थ भाव का संबंध यदि अष्टम से बनता है, तो अष्टम तो दुख का भाव है। तो जब तक हम अपने विलासिता पूर्ण जीवन का जब तक हम परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर क्या नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा।
और जब तक दुख नहीं आएगा तब तक हम साधना कैसे करेंगे, भगवान को कैसे याद करेंगे। तो जब हम अपने विलासिता के संसाधनों का परित्याग करके अष्टम से जब हम तप करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, तब तो हमें 12वें भाव से मोक्ष मिलेगा। निश्चित। क्योंकि 12वें भाव, इसीलिए 12वें भाव का कारक देखो, छठवें भाव का कारक शनि। जितने भी अशुभ भाव है, क्योंकि ये अशुभ भाव हमें क्या देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें अनुभव देते हैं। अष्टम भाव के भी कारक शास्त्रकारों ने शनि को ही रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो हमें साधना देता है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इस ज्ञान का जन कल्याण के लिए, सेवार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक 12th हाउस हमारा एक्टिव नहीं होगा। और जब तक 12th हाउस हमारा एक्टिव नहीं होगा, जब तक हम दान नहीं करेंगे, जब तक हम धर्म के काम नहीं करेंगे, जब तक हम सेवा के कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यही है त्रिकोण भाव, मोक्ष त्रिकोण। सर कि मैं किस तरह से हमने, जी हाँ क्या कुछ पूछ रहे थे आप राजनीता? हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि इसी कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र और बुध, थर्ड हाउस का स्वामी हो रहा है शुक्र और 7th हाउस का स्वामी हो रहा है बुध। तो ये तो उसमें आ गया अर्थ त्रिकोण में, और दोनों 12th हाउस में बैठे हैं। तो क्या अर्थ त्रिकोण के हिसाब से भी इसका कुछ फल होगा, या वहां पर इसको युति को नहीं मानेंगे, उस त्रिकोण पे अप्लाई नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली उस देखिए, त्रिकोण की बात अगर हम करें? अर्थ त्रिकोण की जैसे बात करें, है ना, अर्थ त्रिकोण को हम सेकेंड हाउस को अर्थ त्रिकोण कहेंगे, ठीक जी है। सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, जी ये हमारा अर्थ त्रिकोण वाला भाव, जी ठीक है। जी। तो आपने कहा सेकेंड हाउस का लॉर्ड, शुक्र हो रहा है, मीन लगने की कुंडली है। ठीक है। तो मीन लगन का सेकेंड लॉर्ड कैसे शुक्र होगा? सॉरी, थर्ड। हाँ, तो मेरी वो तो फिर गलती। काम त्रिकोण हो गए, जी है ना। तो काम त्रिकोण का स्वामी जो है वो द्वादश भाव में जाके बैठा है, हाँ, ठीक है। और 7th। और 7th हाउस का स्वामी जी वो आपका काम त्रिकोण हो गया, जी ठीक है। तीसरा भाव काम त्रिकोण है, और 7th सप्तम भाव भी काम त्रिकोण है, और 11th और हाउस दोनों काम त्रिकोण के स्वामी कहाँ जाके बैठ गए? 12th हाउस पे। 12th हाउस में बैठ गए। तो दोनों सही है, सुख, है ना। काम त्रिकोण मतलब, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डीपेस्ट लेवल पे स्टडी करें तो राहु का नक्षत्र आता है तीसरे भाव में और सप्तम भाव में, और राहु का नक्षत्र है तो भाई अगर उसका संबंध यदि काम त्रिकोण का संबंध यदि द्वादश भाव से बनता है तो द्वादश भाव तो सही है, सुख का भाव है, ठीक है। ठीक है। तो जातक के अंदर काम जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरह की देखो कुंडली जो है वो किस तरह से फलित करते हैं, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को, कोई एक देखो कुंडली में बहुत सारे सूचनाएं जो है वो डी कोड होता है, जी ठीक है। तो बहुत सारे से एस्पेक्ट होते हैं उसको एनालिसिस करने का। तो स्थान, परिस्थिति और समय के अनुसार उसको प्रिडिक्शन करना चाहिए, और किया जाता है कि जातक हमसे क्या पूछने आया है, जातक को किस तरह से हम उस कुंडली का एनालिसिस करके उसको समझाएं। क्योंकि वो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें कुंडली का क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। यदि 12वें भाव में द्विस्वभाव राशि हुआ और दोनों काम त्रिकोण के स्वामी अगर वहां पे जाके बैठ जाए तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी यहाँ पर बातें हम कह सकते हैं। मैंने कहा ना, कोई भी चीजों को या कोई भी कोड को जब हमको डी कोड करना है तो उसको वस्तु, समय, स्थान, स्थिति, परिस्थिति पर भली भांति विचार कर देवज्ञों को उसका उत्तर हमें देना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।